हमीरपुर दौरे के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों पर करारा जवाब दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी खरी खोटी सुनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसके कई मंत्रियों सहित उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, मुख्यमंत्री स्वयं ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राजनीति में आने से पहले केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को गले लगा रहे हैं। देखिए, कुछ राजनीतिक दल, जिनमें से आम आदमी पार्टी, जिसके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी को ईडी के समन जाते हैं, लेकिन 3-3 बार समन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होते। ये अपने आप दिखाता है कि चोरी करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद जिनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटते थे, वह जेल की सलाखों के पीछे पिछले 1-1 साल से। तो डाकू कौन है? ये आम आदमी पार्टी में सब भरे पड़े हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा डर है जो केजरीवाल को सता रहा है, जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने बर्फबारी को लेकर मास्टर प्लान भी जारी किया है। हम अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। अभी ये कोई राजनीतिक मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी माननीय जेपी नड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही हिमाचल से सांसद भी है। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम अपनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तो चुनावों की बात होगी। जब चुनावों की रण में उतरेंगे तो हर तरीके से अस्त्र शस्त्र निकाले जाएंगे और लड़ा जाएगा। अभी तो हमने तलवारें म्यान में रखी हुई है, मगर तलवारें पूरी तरीके से निकाली भी जाएगी और लहूलुहान भी किया जाएगा। तो ये है, बाकी हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ जिताने में हर संभव प्रयास करेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ब्रीफिंग करी थी मीडिया को, और हमने ये कहा था कि हमारा विभाग पूरी मजबूती से जो आगामी हमारा स्नोफॉल सीजन है उसके इंतज़ार में है और पूरे तरीके से तैयारियाँ पूरी है। बस ये है कि बर्फ़ नहीं पड़ रही है, तो अब तो सिर्फ इंतज़ार है कि बर्फ़ पड़े, क्योंकि पिछले कल भी हम रोडों के इलाके में थे और बहुत सूखा पड़ गया है। और आगे बागवानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब बर्फ़ इस समय पड़नी बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं एक लेटर वेन में कह रहा हूँ, मगर वैसे हमारे डिपार्टमेंट ने हर तरीके से तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारे 12 ऐसे डिविजन्स हैं प्रदेश के अंदर जो हैवी स्नोफॉल प्रोन है, तो वहाँ पर मशीनरी की डिप्लॉयमेंट्स के बारे में मैंने आपको पीछे ही जानकारी दी थी। चाहे वो JCBs है, आपकी बड़ी पोकलेन्स है, वो भी लगाई जा रही है। और भी मशीनें हमने कुछ डिपार्टमेंट से प्रोक्योर करी है, कुछ और डिवीजन से, लोअर हिमाचल से टेम्परेरीली उनको उस एरिया में शिफ्ट किया है, ताकि यातायात में कोई भी असुविधा उस क्षेत्र के लोगों को ना मिले। आज उसी कड़ी में एक और मजबूत कदम हमने लिया है। मैंने आपको उस दिन भी जग जाहिर किया था कि जब हम विपक्ष में थे उस समय भी हमने ये चिंता व्यक्त करी थी कि जब बर्फ सफाई होती है तो उसमें काफ़ी हमको उसमें धांधली देखने को मिलती थी। और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने कई बार इस विषय को विधानसभा के अंदर रखा, क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी क्लियरेंस हो रही है, कितने टेंडर्स जो है वो स्नो क्लियरेंस के लग रहे हैं, कितनी बर्फ़ साफ़ हो रही है, उसकी एक स्पष्ट स्थिति नहीं आ पाती है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इसमें स्कोप जो है वो करप्शन का रह जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बर्फबारी का इंतजार दिनों दिन लंबा होता जा रहा है। इस बार सर्दियों में बर्फबारी न होने से व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मौसम की मार से पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भारी कमी देखी जा रही है। वहीं बागवानों पर भी बर्फबारी न होने से फसलों को नुकसान यहां पर पहुंच रहा है। वहीं साल 2023 का नवंबर-दिसंबर महीना पूरी तरह से ड्राई रहा। साथ ही जनवरी के महीने में भी बर्फबारी होने की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान में भी सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा चल रहे हैं। मौसम विभाग की मानने से तो ये ग्लोबल वार्मिंग के असर की वजह से हो रहा है।
कि हिमाचल में तो आमतौर पर आने वाले करीब के 10 दिन तो मौसम साफ ही रहेगा। कोई ऐसा निचले क्षेत्रों में तो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो ऊपर है, जैसे मैंने कहा कि बहुत लाइट स्नोफॉल जो है ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के जो ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ भी बहुत लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है। बाई एंड लार्ज इंडिकेशन ये है कि जनवरी का महीना भी ड्राई जाएगा। कि 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो ग्लोबल जो पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं वो अटलांटिक ओशन से आते हैं हमारी तरफ सर्दियों में, और आते इस वजह से हैं कि पोल की तरफ से ठंडी हवाएं और ट्रॉपिक की तरफ से गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, उससे ये डिस्टर्बेंसेस बनती हैं। तो इस साल ये हो रहा है कि जो पोल की तरफ से हवाएं हैं वो कम आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो पोल के ऊपर एक वर्टेक्स बनता है, एक लो प्रेशर एरिया, कम दबाव क्षेत्रफल बनता है, वो इस साल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पोल की तरफ से हवाएं होती है वहीं की वहीं रह रही हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में यमुना फुटपाथ पर पेंटिंग के माध्यम से यमराज और मां यमुना का विवरण दिया जा रहा है, जिसे समय के साथ साथ जो हमारे ग्रंथ में जानकारी दी गई है लोग उन्हें याद रखें। इस पेंटिंग में कृष्ण लीला का भी पूरी विवरण बताया गया है। कृष्ण और यमुना जी से जुड़ा हुआ है ये पथ, जिसमें लोग डेली मॉर्निंग वॉकर आते हैं, अपनी सुबह की सैर करते हैं, जो कि शहर के ट्रैफिक से एकदम बचा हुआ है, और लोगों को एक यहाँ पर सुकून महसूस करते हैं यमुना किनारे नेचर वॉकवे पे सैर करके, जिसपे हमारी समिति हरि यमुना सहयोग समिति द्वारा वॉल पेंटिंग श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया, जिसमें उनके जीवन चक्र की यात्राओं के बारे में बताया गया है। मंडी शहर में ब्यास नदी पर नगर निगम के 2 वार्डों को जोड़ने वाला पुल 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। दरअसल पुरानी मंडी को पुराने पैडल वार्ड और बस स्टैंड के साथ जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है और 2017 में इस पुल का शिलान्यास किया गया था और 2018 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ भी कार्य बीच में रुकने से कार्य में देरी होती रही। वहीं इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने सरकार और विभाग से पुल को शिवरात्रि महोत्सव से पहले तैयार करने की मांग उठाई है। 5 साल बीत जाने के बाद भी पुल का काम अधूरा पुरानी मंडियों ने नहीं जोड़ पाया है। वहीं वार्ड स्थानीय निवासियों ने सरकार से कार्य जल्द की उठाई, यहां पर जल्द कार्य करवाने की यहां पर मांग उठाई है। ये पुल जो है लगभग लंबाई इसकी 118 मीटर सस्पेंशन फुटब्रिज है जी। ये लगभग जो है हम इसको टेंटेटिव जो है शिवरात्रि तक इसको पुल को तैयार करके लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। अभी काम चला हुआ है और इसकी जो है हमने रिवाइज इंडियस के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इसकी कॉस्ट लगभग अब 10 करोड़ 91 लाख में पहुंच जाएगी। और अभी हमें थोड़ा सा लैंड एक्वायर करने को रहता है, जिसका कागज़ इन प्रोसेस में है और जल्दी ही जो इसको लैंड को भी हम एक्वायर कर देंगे और ये पुल जो जल्दी ही लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आज जो स्थिति पुरानी मंडी से थारू से जो पुल बन रहा है पडल को जोड़ता है, इस सेतु को काफ़ी समय हो गया कि ये नहीं बन पा रहा है। ना जाने किन कारणों से जो है इसकी धीमी गति से काम चला हुआ है, लेकिन पब्लिक चाह रही है कि जल्दी से ये फुटब्रिज तैयार हो, ताकि हमारे यहाँ अब आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो कई जैसे शिवरात्रि है, अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, तो इसमें जो है इन दोनों पुलों से जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये पडल को मेन जोड़ता है। तो जो हमारा ये नया पुल है पडल के पास, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है, चलने वालों के लिए भी गाड़ियों की भीड़ बहुत होती है। ये जो पुल जो बन रहा है, अगर ये जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण हो जाए तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि रात को हम बस स्टैंड पे लोग पहुंचते हैं रात को, तो कई बार दिक्कतें होती हैं पुरानी मंडी तक पहुंचने में। अगर ये पुल जल्द से जल्द तैयार हो जाए तो जो रात में जो लोग पहुंचते हैं, जो ड्यूटी वाले लोग हैं, अगर वो जैसे वो पहुंचते हैं तो उनके लिए आने की जाने की जो सुविधा होगी ना, वो बहुत सही रहेगी। सिरमौर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुरधार की अंजलि राणा का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जिसमें अंजलि राणा 67वीं अंडर 19 राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे। सोलन में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अंजलि राणा का चयन किया गया है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन और परिजनों में खुशी का माहौल है। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं अंजलि के पापा हूँ, इसलिए मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ कि इसने जो भी
कारनामा करके दिखाया है, उसमें आज मैं बहुत खुश हूँ। जिससे कि पहले हरिपुरधार के डीपी वीरेंद्र चौहान जी और उनके सहयोगी अनिल पीटीआई जी, उन्होंने भी इनके साथ बहुत भागीदारी की है। पहले टूर्नामेंट में ये देवमानल गए थे, जोन लेवल का टूर्नामेंट हुआ था, तो फिर वहाँ पर भी इन्होंने ये ऑलराउंडर बेस्ट रहे थे। दोनों वॉलीबॉल और कबड्डी और पूरी एथलेटिक्स इनके नाम हुए थे हरिपुरधार स्कूल के, जिससे कि उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट के लिए इनका नाम लिया गया था और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट के लिए 7 लड़कियाँ गई थी, जिसमें से कि डिस्ट्रिक्ट में इनका चयन फिर से हुआ और डिस्ट्रिक्ट में ये रनर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ शिलाई विनर रहा डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद इनका चयन स्टेट के लिए हुआ था। तो फिर स्टेट में जब इनके टूर्नामेंट हुए तो स्टेट इनका सोलन में था जी, तो फिर सोलन में इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, 4 मैच जीत करके फाइनल में प्रवेश किया था, जिससे कि वो सोलन की टीम से पराजित हुए थे फाइनल मैच में। तो इसलिए मैं पूरे स्टाफ हरिपुरधार के और जितने भी स्टाफ थे, पीटीज डीपीज, उन्होंने जितना भी सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कंडला में बैंक की एक भी शाखा नहीं, ऐसे में यहाँ के लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैंक की शाखा को लेकर वे कई बार प्रशासन के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक बार फिर लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि कंडला बाजार में किसी भी बैंक की शाखा को खोली जाए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सबसे पहले हमारे यहाँ बैंक का खुलना बहुत ही ज़रूरी है कंडला में सर। बात ऐसी है कि हमारे नकरोड से लेकर के ये पुखरी तक जो है कहीं भी बैंक नहीं है। हमारा एरिया कल्हेल कुहाड़ में 3, 4, 5 पंचायतें हैं। कल्हेल में इधर से आते हुए मसरून पंचायत है, हमारी कंडला पंचायत है, साथ में लगता है मोड़ी गांव है। इन सब एरिया को देखकर मेरा प्रशासन से ये वो है, मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि हमारे यहाँ बैंक बहुत ही ज़रूरी खोलना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी है कि नकरोड से लेकर पुखरी मार्केट जहाँ की डिस्टेंस है 25-30 किलोमीटर का लगभग ये डिस्टेंस बनता है, तो यहाँ में बीच में कोई भी किसी भी तरह की बैंक सुविधा नहीं है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि कंडला जो हमारा स्टेशन आता है कंडला मार्केट, ये दोनों स्टेशनों में से एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से 4-5 पंचायतें टच करती हैं। और काफ़ी लोगों की डिमांड्स आई हैं, काफ़ी लोग मेरे पास भी आए कि इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ जल्द से जल्द एक शाखा का प्रावधान किया जाए। सोलन को टीबी मुक्त बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुहिम निरंतर जारी। इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने अब इस मुहिम को एक नया रूप दिया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दे रहा है और उन्हें जागरूक कर रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर एक बैठक आयोजित की है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया है कि टीबी से कैसे बचा जा सकता है। आज फिर से टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत समस्त ब्लॉक सोलन के प्रधान और उनके साथी 1-1.5 घंटे की टीबी कार्यशाला के लिए जिला परिषद परिसर में आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हमने जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं और बीडीसी के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उनके साथ इसी पहल को शुरू किया था। अगली कड़ी में अब हम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, इनके साथ पंचायतों में टीबी को हमने किस प्रकार से दूर करना है, टीबी बीमारी के एक भ्रम को दूर करना है, उसके इलाज के आयाम को और उसके उपचार की रोकथाम के आयाम को किस तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आगे तक लेकर जाना है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ढाका में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये प्रतियोगिता गोचू रयू कराटे फेडरेशन ने दिसंबर महीने में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में भारत के 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और हिमाचल से महज एक खिलाड़ी शहजाद बालिया ने केवल भाग लिया, बल्कि कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम भी बढ़ाया। वहीं शहजाद के पिता पुष्पिंदर बालिया और उनकी माता ने इस मौके पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें शहजाद पर गर्व है।
As a parent and as an Indian, we are very proud and extremely happy that our son Shehzad Walia has won international bronze medal in karate competition held at Dhaka, Bangladesh. और ये मेडल उसने अपनी उम्र से 3-4 साल बड़े बच्चों को हरा के जीता है। इसका सारा श्रेय हम स्टार गुजरात कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया की कुमारटी एकेडमी और कोच शिहान संजय ठाकुर सर को देते हैं। हम उनके अधिक प्रयास और अत्यधिक प्रशिक्षण के लिए कृतज्ञ हैं। उनके समर्पण और मार्गदर्शन ने शहजाद के कौशल को ही नहीं बल्कि खेल क्षेत्र के बाहर के मूल्यवान गुणों को भी बेखूबी निखारा है। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खान की सुरक्षा में सिंध की कोशिश की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 लोगों ने जबरन घर में घुसने की यहां पर प्रयास की है। फार्म हाउस में जबरन घुसने की यहां पर कोशिश की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आरोपियों ने खुद को सलमान का फैन बताया है। दोनों आरोपियों से पुलिस यहां पर पूछताछ कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। सलमान खान के सुरक्षा में यहां पर गड़बड़ी पाई गई है। बड़ी जानकारी, दोनों आरोपियों को यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। सलमान खान की सुरक्षा में सिंध की कोशिश, घर में घुसने की यहां पर कोशिश की गई है। फार्म हाउस में जबरन घुसने की यहां पर कोशिश की गई है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को यहां पर अपने गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ भी यहां पर शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से अमजद खान जुड़ चुके हैं। अमजद, यहां पर सलमान खान की सुरक्षा में सिंध की कोशिश की गई है, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं, खान का स्थित जो फार्म हाउस है पनवेल स्थित, वहां पर 2 शख्स जो थे फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके जो सुरक्षा गार्ड जो थे फार्म हाउस को दोनों का जो है दर्द पहुंचा और कहीं ना कहीं इलाके की जो पुलिस है वहां पर पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये दोनों शख्स जो है वो कौन थे, क्या थे, ये दोनों की जो जांच है वो पुलिस जो है वो लगातार कर रही है। इनसे जो पूछताछ है वो जारी है कि इनका मंशा क्या था सलमान खान के फार्म हाउस में घुसने का। तो लगातार मुंबई पुलिस की तरफ से जो है पूछताछ का सिलसिला जारी है। अमजद, दोनों आरोपी जो हैं वो अपने आप को फैन बता रहे हैं और यहां पर जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? पुलिस ने जो है एफआईआर तो दर्ज कर लिया है क्योंकि सलमान खान के घर के अंदर जब फार्म हाउस के अंदर जबरदस्ती घुसने की जो कोशिश कर रहे थे और ये दोनों शख्स को जब बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो उनसे शुरुआती पूछताछ में उन्होंने भी पूछताछ किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम फैंस हैं। लेकिन अगर सलमान खान की बात करें तो इसके पहले भी सलमान खान को लगातार जो है धमकियों का सिलसिला जारी था, जिसको लेकर उनकी सुरक्षा को मुंबई पुलिस ने बढ़ा दिया गया था। और कहीं ना कहीं बाइक कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो सलमान खान को वो मिली हुई है। उनके साथ मुंबई पुलिस के जो जवान होते हैं वो साथ में तैनात होते हैं। तो सलमान खान को पहले ही से जान से मारने की जो धमकी है वो लगातार मिलती जा रही थी। इसके पहले भी हमने देखा कि बांद्रा स्थित उनके घर के बाहर जो है लेटर भी मिला और तमाम तरीके के जो अंदेशे थे वो लगाए जा रहे थे। तो मुंबई पुलिस जो अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती है और जो दोनों ही शख्स को जो गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि हमने ये देखा कि सेलिब्रिटीज को जो धमकियों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसको लेके मुंबई पुलिस जो है चाको चौबंद और जो पूछताछ के अंदर कहीं भी कोताही नहीं बरत रही है। अमजद, जो फार्म हाउस है सलमान खान का, वहां का जो सुरक्षा है वो किस तरह से वहां पर मुस्तैद किया गया है लोगों की, प्रशासन की तरफ से? आप देखिए, अगर सलमान खान की बात कर ले, जो फार्म हाउस है मुंबई से स्थित सटा हुआ पनवेल है, पनवेल स्थित इनका फार्म हाउस है, काफी बड़ा फार्म हाउस है। आसपास के गांव भी आते हैं और तमाम जो सलमान खान के अंदर अगर बात कर ले वहां पर जो जॉब करने वाले हैं तो आसपास के तमाम जो गांव के लोग हैं वो सलमान खान के फार्म हाउस की जो है वो देखरेख करते हैं। तो सलमान खान और वहां के लोगों के लिए सलमान खान वाकई में गॉडफादर का भी काम करते हैं और सलमान खान तमाम जो लोग रहते हैं उनके साथ उनको कहीं ना कहीं अपने साथ ही रखते हैं। तो सलमान खान की सुरक्षा को लेके और वहां पर जो फार्म हाउस है उसको लेके वहां पर पूरी सुरक्षा के जो इंतजाम है और वो किए जाते हैं। अगर ये 2 शख्स है, ये नामालूम 2 शख्स जो थे जो घुसने की जो कोशिश कर रहे थे, जिसको लेके जो फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड जो थे उनको कहीं ना कहीं धर दबोचा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस के हवाले किया। उसके बाद जो पुलिस की जो पूछताछ है वो जारी है। अमजद, अभी सुरक्षा व्यवस्था का क्या वहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है फार्म हाउस का?
जी, अगर सुरक्षा की बात कर ले तो वहां पर मुंबई पुलिस की जो जवान है वहां पर मौके पे जो है वहां पर मौजूद है। और गाड़ियों की बात कर ले तो मुंबई पुलिस की 2 से 3 गाड़ी जो है वहां पर मौजूद है। और फार्म हाउस के अंदर की बात कर ले तो फार्म हाउस के जो बाहर है वहां पर भी सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात होते हैं और फार्म हाउस के अंदर भी जो है सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात होते हैं। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि सलमान खान को जान से मारने की जो धमकी मिल रही थी, जिसके बाद जो है मुंबई पुलिस की तरफ से उनको सलमान खान को जो है वो सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है। तो जिसको लेकर अगर फार्म हाउस की बात कर ले तो फार्म हाउस की जो सुरक्षा है वो चाको चौबंद मुंबई पुलिस की तरफ से कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमजद खान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सलमान खान की सुरक्षा में यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया है और यहाँ पर पूछताछ जो है वो जारी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।